हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग अभ्यास सीरीज़ यूट्यूब पे रन कर रहे हैं। आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा आज का है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे। हर क्लास में 10 एमसीक्यूज़ देखे थे। पहली 2 क्लास में हमने जनरल एंड लेजर के कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज़ देखे थे। थर्ड क्लास में हमने सब्सिडरी बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और आज भी हम सब्सिडरी बुक्स के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जो गाइड बुक का बैनर आप नीचे देख पा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी, जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फ्री के रिसोर्सेज आप कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, हायरकी लेवल क्या है, और यहाँ तक कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यूज सारे आपको मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन दिस गाइड बुक। और ये आपको डाउनलोड कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड करके सारे पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं और साथ में सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में आपको एक जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, और जो क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच टॉक्स अबाउट कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स के बारे में बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, तो आज हम एमसीक्यू से फोकस करेंगे और साथ में उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, इफ़ अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देन देर इज नो नीड टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स और अकाउंट। लास्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको दे चुका था कि कैश बुक अगर आपने बनाई है जो कि सब्सिडरी बुक है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कैश बुक इज एग्जैक्टली सेम एज दी कैश अकाउंट। कैश बुक में भी एक साइड आप रिसीट लिखते हो, एक साइड आप पेमेंट्स लिखते हो, जितनी भी कैश पेमेंट होती है। और ये डबल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, सिंगल कॉलम कैश बुक भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। सिंगल कॉलम कैश बुक में आप सिर्फ कैश के कंपोनेंट को लिखते हो, सिर्फ किसी कंपोनेंट को लिखते हो, कैश के कंपोनेंट को। ठीक है, लेकिन अगर आपका डबल कॉलम कैश बुक होगा तो आप एक और कॉलम ऐड करते हो जो कि है बैंक का। ये बैंक का, तो मतलब बैंक में जो पैसे आ रहे हैं उसको भी लिखोगे, बैंक से जो पैसे जा रहे हैं उसको भी लिखोगे। अगर डबल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है तो बैंक वाला कॉलम हटा दोगे, सिर्फ कैश जो आ रहा है या कैश जो जा रहा है उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, दोनों ही केस में लेके चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक अभी, कि आप बैंक कॉलम भी बना रहे हो, कैश कॉलम भी बना रहे हो। अगर आपकी कैश बुक बनी है तो अब आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप बैंक अकाउंट बनाओगे। अगर आप कैश बुक बना रहे हो जो कि सिंगल कॉलम है, इसमें खाली कैश की रिसीट्स और पेमेंट को आप एंटर कर रहे हो, तो आप कैश अकाउंट तो नहीं बनाओगे, लेजर कैश अकाउंट लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके कैश बुक में बैंक का कॉलम नहीं था। पास में आ रही, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सीधा सीधा कैश अकाउंट। अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन डज नॉट अराइज एज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। बोल रहा है कि जो क्रेडिट में आपने सेल वगैरह की है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं, वो तो कैश बुक में रहता ही नहीं है। वैसे भी कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रहेंगे और कैश अकाउंट में भी सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्टली कैश बुक बनाइए और सीधे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दीजिए, चल जाएगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। हमने बात की थी ना कि डबल कॉलम कैश बुक भी होती है। डबल कॉलम कैश बुक में आपका एक कॉलम बैंक का भी होगा, आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ बैंक कॉलम है और यहाँ कैश कॉलम है। यहाँ भी आपका बैंक कॉलम होगा और कैश कॉलम होगा। यह आपकी रिसीट साइड है, तो आप डेबिट भी बोल सकते हो, या आपकी पेमेंट साइड है जिसको आप क्रेडिट भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, डेट है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं। ठीक, अच्छा, अब कह रहा है कि अगर बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आया, नेगेटिव बैलेंस मतलब रिसीट कम है और जो पेमेंट्स का पेमेंट वाला जो ये वाला है एरिया, यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट है अगर, ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। तो लिखा है कि ये चीज़ क्या शो करता है, इट एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट।
कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, नहीं, कैश डिपॉजिट करोगे तो प्लस का बैलेंस आएगा। ओवरड्राफ्ट, एग्जैक्टली, अगर कैश बुक में बैंक के कॉलम में अगर नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट वाला कम है। डेबिट मतलब जब पेमेंट आती है हमारे, अरे हम कंपनी के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर हमारे पैसे जब बैंक अकाउंट में आते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होता है, वो बैंक एंट्री करता है इसलिए क्रेडिट करता है। आप अगर बिजनेस हो, आप अगर अकाउंट्स बुक बना रहे हो तो आपके बैंक में अगर पैसे आते हैं तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो। भाई असेट अकाउंट बढ़ रहा है आपका, डेबिट करोगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। बैंक जो मैसेज भेजता है वो अपने हिसाब से भेजता है, क्योंकि बैंक के लिए जो आपका पैसा है वो लाइबिलिटी है। आप पैसे जमा करते हो या आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट कर देता है उस चीज़ को। क्यों क्रेडिट कर देता है? क्योंकि उसके लिए लाइबिलिटी है, उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है। बट आपकी अपनी बुक्स बनाओगे, अपने ऑफिस की, अपने बिजनेस की बुक्स बनाओगे, तब तो आप अगर बैंक में पैसे डाल रहे हो तो डेबिट ही करोगे ना। बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट करोगे, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो अगर नेगेटिव बैलेंस है बैंक अकाउंट के कॉलम में, ऑब्वियसली बात है आपका ओवरड्राफ्ट है, जितना पैसा आया नहीं था उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है बैंक। उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर लास्ट क्लास आपने नहीं की है पार्ट थर्ड तो ज़रूर से कर लेना, वरना ये क्लास हवे के ऊपर से जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें सब्सिडरी बुक्स की मैंने कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर क्या होता है? जो ट्रांजेक्शंस कैश बुक में ना आ पाए, परचेज बुक में ना आ पाए, सेल्स बुक में ना आ पाए, परचेज रिटर्न बुक में ना आ पाए, सेल्स रिटर्न बुक में ना आ पाए, तो किसी भी अदर सब्सिडरी बुक में ना आ पाए, उसको आप जनरल प्रॉपर में डालते हो। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, ये तो कैश बुक का पार्ट है, तो जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्रीज आप कहीं नहीं डालते हो, अब इसकी बात करेंगे हम। ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आप कहीं नहीं डालते हो, किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं डालते हो। ना ही ओपनिंग एंट्री की कोई अलग से बुक है, ना ही ट्रांसफर एंट्री की अलग से कहीं बुक है। तो ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे भाई? जनरल प्रॉपर में जाएंगे। तो आंसर इसका तीनों होना चाहिए। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर नॉट रिकॉर्डेड पूछा है तो सेल ऑफ गुड्स इन कैश, ये जाता है भाई कैश बुक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल ऑफ गुड्स इन कैश, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं करते हो आप जनरल प्रॉपर में। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कौन सा रिकॉर्ड करते हो, तो ये तीनों ही आंसर हो जाते। फिर एक ऑप्शन और होता, ए बी सी एंड डी करके ऑप्शन एक और होता है। ये तीनों ही की तीनों ट्रांजैक्शन किसी और बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कौन कौन सी बुक पढ़ रखी है भाई? कैश बुक पढ़ रखी है जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन जाते हैं, परचेज बुक पढ़ रखी है जिसमें आप परचेज करते हो क्रेडिट में तब डालते हो, सेल बुक जब आप सेल करते हो क्रेडिट में उसको करते हो, सेल रिटर्न जब आप वापस कर देते हो क्रेडिट, जो आपने सेल में जो आपने क्रेडिट में बेचा है उसको वापस कर देते हो, सेल रिटर्न हो जाता है। जो आपने परचेज किया है क्रेडिट में उसको वापस कर देते हो तो परचेज रिटर्न हो जाता है। यही तो पढ़ा है हमने। तो जो बची हुई एंट्रीज है वो कहाँ जाएंगी? सेल ऑफ गुड्स, जो बची हुई एंट्री वो कहाँ जाएंगी? जनरल प्रॉपर में। इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सेल ऑफ गुड्स इन कैश। ठीक है, ये देखो 7 तरह की सब्सिडरी जनरल हमने पढ़ी हैं। जैसे हम लोगों ने 5 ही पढ़ी हैं क्योंकि वही 5 मेन होती है। इसमें 2 एक्स्ट्रा दे रखी हैं और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बट अब जनरली ये यूज़ होती नहीं है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होती है यूज़, बट इसको अब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मेन वही बुक है जो हमने पढ़ रखी थी, कैश बुक, परचेज जनरल, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और जो बाकी बची एंट्रीज है वो कहाँ चली जाएंगी? जनरल प्रॉपर में चली जाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स पोस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब अकाउंट को आप बैलेंस करते हो, ये भी हम कर चुके हैं, लेजर अकाउंट को हमने बैलेंस किया था ना। बैलेंस का मतलब होता क्या है एक्चुअली में? टोटल ऑफ डेबिट साइड? नो। जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो, मान लो कैश अकाउंट बना रहे हो आप, ठीक है, कैश अकाउंट में आपकी ये होगी डेट, ये होगी पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेबिट साइड है ये, और ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ रहेगा आपका अमाउंट फीस में। फिर आपका क्रेडिट साइड में भी सेम चीज़ रहती है, डेट और आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका रहता है अमाउंट। ठीक है, तो जब डेबिट साइड वाला और क्रेडिट साइड वाला आपको मिल जाता है, अब बैलेंस करते हो, दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हो, फिर देखते हो कि कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तभी इसको बैलेंसिंग बोलते हो। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस कैरिड डाउन, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो यहाँ लिख दोगे बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड करते हो? सिर्फ नहीं। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड करते हो? नहीं। सम ऑफ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड? नहीं। डिफरेंस ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड? यस। आप दोनों का डिफरेंस निकालते हो।
इधर टोटल करते हो, इधर टोटल करते हो, दोनों का डिफरेंस निकालते हो, तब आपका बैलेंसिंग अमाउंट आता है। अगर डेबिट साइड वाला ज़्यादा है तो आप बोलोगे डेबिट बैलेंस है, और बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बैलेंस क्रेडिट डाउन। अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो आप बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस करने के लिए आप इस साइड लिखोगे बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो बड़ा आसान है, हम लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। जो भी बैलेंस है आपका बचा है, जैसे कैश अकाउंट में मान लो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है मतलब, ठीक है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको। तो इस डेबिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे भाई? लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में करोगे। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, पहले जनरल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर पीएल एंड बैलेंस शीट बनती है इस ट्रायल बैलेंस से। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा फ्लो है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। आपने कोई सामान बेचा और सामने वाली पार्टी ने आपको सामान कर दिया वापस, सामान वापस आ रहा है ना, इनवर्ड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनवर्ड्स। तो इसको एक और नाम दिया गया है रिटर्न इनवर्ड्स। लॉजिक से समझो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सेल आपने किया था, आपने बाहर किया था, अपने इन्वेंट्री को बाहर किया था, बट सामने वाली पार्टी ने आपको वापस कर दिया है, सेल्स रिटर्न हो गया है, मतलब वापस आ गया गुड्स, तो इसलिए नाम रखा गया इसका रिटर्न इनवर्ड्स बुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। जनरल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्ड व्हाट। जनरल प्रॉपर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। जनरल प्रॉपर बुक में वो सारी एंट्रीज आती हैं जो किसी दूसरी बुक्स में, किसी दूसरी सब्सिडरी बुक में नहीं आती हैं। तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करोगे तो ये तो भाई सेल्स बुक का है पार्ट, कहाँ डालोगे इसको? सेल्स बुक का, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो मैं कट कर देता हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री कहीं नहीं रह सकते हो किसी और बुक में, तो ये जनरल प्रॉपर का ही पार्ट होगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स भी कहाँ रहता है भाई? परचेज बुक में रहता है ना, तो ये भी आंसर नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में तो भैया आप सीधे सीधे कैश बुक में एंटर कर देते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गलत जवाब। कैश बुक रिकॉर्ड करता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। कैश, कैश अगर सिंगल कॉलम है और अगर डबल कॉलम है तो बैंक वाला भी, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों ही रिकॉर्ड करेगा आपका कैश बुक ट्रांजैक्शन। क्रेडिट वाला तो आंसर नहीं है। बी ऑप्शन है ओनली कैश परचेजेस। नहीं 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 नहीं, कैश परचेजेस की बात नहीं है, सेल भी होगी तो भी करेगा, गलत है। ओनली बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, कैश भी करता है बैंक भी करता है, हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये देखो फॉर्मेट भी है डबल कॉलम कैश बुक का, वैसे मैंने बताया था आपको पहले भी है। डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, कैश बैंक लिखोगे, लेजर फोली तो रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, और डेट, पर्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक एंड दी लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ आपकी सारी रिसीट्स हैं जिसको आप डेबिट भी बोल सकते हो, यहाँ आपके सारे क्रेडिट हैं जिसको आप पेमेंट भी बोल सकते हो। और अगर आपने कैश बुक बनाया है डबल कॉलम कैश बुक, तो आपको अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है लेजर अकाउंट में। ठीक है, यही लेजर का काम भी कर लेता है। ठीक, चलो देखो लिखा हुआ है यहाँ, कैश बुक एक्ट्स एज बोथ जनरल एंड लेजर। इट रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट एज वेल एंड बैंक ट्रांजेक्शन एज वेल। ठीक है, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते हैं हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट इज यूजुअली इशूड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पेन एक्टिवेट कर देता हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। एक मिनट, पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ पहले मैं। हाँ, तो ये आपका सेलर था। ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी बार इसलिए मैंने डिस्कस किया है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपका बायर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सेलर क्या होगा? क्रेडिटर होगा कि डेटर होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, सेलर होगा क्रेडिटर, और बायर जो होगा वो होगा भाई डेटर। ठीक है, सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जिससे हम खरीद रहे होते हैं, जिससे हम खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ हम बायर की बुक की बात कर रहे हैं, बायर की बुक में एंटर करने वाले हैं हम। ठीक है, ये बायर है ना, ये किससे खरीद रहा है? ये इससे खरीद रहा है ना, सेलर से तो खरीद रहा है। तो बायर के लिए सेलर क्या है? सप्लायर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच डॉक्यूमेंट इज यूजुअली इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। जब ये बायर गुड्स को वापस कर देगा सेलर को, मतलब अपने क्रेडिटर को वापस कर देगा, तो कौन सा नोट इशू करेगा? भाई बायर के लिए ये सेलर था क्रेडिटर,
अब इसने कर दिया भाई सामान वापस, इसके अकाउंट को कर देगा वो डेबिट। क्या कर देगा? डेबिट। जब डेबिट कर रहा है इसके अकाउंट को, तो इशू भी क्या करेगा? डेबिट नोट ही करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? इसमें अलग अलग लैंग्वेज से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आपको ये ग्राफ याद रखना है बस। एक जगह बनाना सेलर, एक जगह बनाना बायर, फिर चेक करना आप किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से फिर कर लोगे आप। अगर सामने वाले का अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो आप इशू करोगे डेबिट नोट। अगर आप सेलर हो, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आप सेलर होते तो भाई सामने वाले का अकाउंट क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते, तो आप क्रेडिट नोट इशू करते। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने सप्लायर को वापस किए हैं ना गुड्स, तो आप इस केस में बायर हो। आप मतलब आप अकाउंटेंट हो इस बायर के फर्म के, खुद को मान सकते हो अकाउंटेंट। इसी तरह अकाउंट्स की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डेबिट नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ही ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस जैसे आपने देखे अभी, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप कोर्स को रिफर कर सकते हो। और 3 तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एक है आपका टेस्ट सीरीज का कोर्स। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलता है? सारे कंपोनेंट्स के मॉक्स मिल जाएंगे। और एक है टेस्ट सीरीज प्लस। टेस्ट सीरीज प्लस में क्या मिलेगा? जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, इन सब के जो आपने यूपीएससी सीएससी में नहीं पढ़े होते सब्जेक्ट्स, उन सब के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले सकते हो, 3rd कोर्स, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। इन तीनों में से कोई भी कोर्स आप चूज़ कर सकते हो जो आपके लिए सूटेबल है। उस कोर्स को चूज़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।